everyone, welcome back to Dr. Rajesh Sinha's YouTube channel. It's me, your anchor Toshita, welcoming you all on today's podcast. I'm extremely thrilled to have this golden opportunity to conduct the interview with Dr. Rajesh Sinha sir, who is pioneer of the field of laparoscopic gastrointestinal surgery for over 25 years. So my first question is, मैं लोगों को अवगत कराना चाहूँगी कि आपके स्कूल डेज कैसे रहे और आप मेडिकल फील्ड में कैसे आए. जी, हमारा स्कूल डेज ऐसा है कि मैं काफ़ी एक मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ही वॉज ए फॉरेस्ट ऑफिसर इनफैक्ट, और मेरी मदर हाउसवाइफ थी. तो हमारा जो स्कूलिंग था, जहाँ जहाँ फादर रहे, चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड में उनकी पोस्टिंग होती थी. तो हमारा स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल्स में ज़्यादातर हुआ है. तो वैसे मैं काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था स्कूल में भी. हमें हमेशा टॉप 3 में ही रहता था. लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती थी कि थोड़ी हिंदी मीडियम थी, तो जो बाद में चल के हमें एहसास हुआ कि थोड़ी सी उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है. बट वो कोई ऐसा कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहता है लाइफ में. हमेशा आप कैचअप कर सकते हो. पर थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्टी रहती है, खासकर अगर आप मेडिकल में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सारी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होती है, और बुक्स वगैरह सारे इंग्लिश मीडियम में होती है, जो क्लासेस भी होती है इंग्लिश मीडियम में होती है. तो थोड़ी सी रहती है, बट आप बहुत जल्दी कर सकते हो. इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है. रही बात कि मैं मेडिकल फील्ड में कैसे आया, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं होती थी कि क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं. हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पता होती थी. केवल हम लोग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा जानते थे. तो ये माना जाता था कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो साइंस लेगा और मेडिकल में जाएगा, या मैथ लेकर इंजीनियरिंग में जाएगा. तो हमने, जैसे मैंने बताया कि पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स वगैरह रहते हैं, उन्होंने बोला साइंस ले लो. फिर उन्होंने बोला, फिर घर में कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर बन जाओ. तो हम बन गए. बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें सोच विचार नहीं किया कि क्यों हमें मेडिकल फील्ड में जाना है. एटलीस्ट फॉर दैट पार्ट आई मीन इनटू द MBBS थिंग. That sounds absolutely amazing. So my second question is कि आपने मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो डॉक्टर बनने का पहला चरण है, वो 11-12 से जैसे आजकल स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में पता ही नहीं होता था AIPMT देना है. तो आपको कैसे कि पता चला और आपने कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और आप MBBS में आए? जी, जैसे मैंने बताया कि हमें बस 2 ही होता था. चूँकि मैंने बायो लिया, तो हमें मेडिकल फील्ड में आना था. फिर घर में भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया. जैसे हमारी बुआ थी, वो काफ़ी, उनको एक था कि नहीं, इसको तो डॉक्टर ही बनना है. सो मेरे से ज़्यादा आई थिंक उनका ज़्यादा रोल है कि मेरे डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करने के लिए. तो मैंने जब +2 के बाद हमें एक MBBS के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो PMT बोलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट होता था. उस ज़माने में स्टेट वाइज भी होते थे और ऑल इंडिया वाइज भी होते थे. ऑल इंडिया में 25% हर स्टेट्स के जाते थे. तो मैंने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया. तो फिर मैंने दूसरी बार में कुछ ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ते +2 करते दे दिया था. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेरी वेल. उसके बाद मैंने फिर अच्छे से प्रिपरेशन किया, कुछ क्लासेस भी किए, कुछ कोचिंग भी किए. तो फिर मेरा रिजल्ट आया. फिर उस ज़माने में फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे. तो बहुत कुछ दिनों के बाद मुझे किसी फ्रेंड ने पेपर में, न्यूज़पेपर लाकर बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. अगर वो नहीं बताता तो शायद मुझे पता भी नहीं पड़ता. तो इस तरीके से फिर मुझे पता पड़ा. फिर मैं मेडिकल में सिलेक्ट हो गया. तो आपने सर्जरी को ही अपना प्रोफेशन क्यों चुना? लेकिन मैं यह बोलना चाहूँगा कि मैं शुरू में, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मेडिसिन की तरफ था. और मतलब मेडिसिन मेरा बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हुआ करता था. और मैं अपने जूनियर्स को और दूसरे कलीग्स को भी इनफैक्ट काफ़ी मेडिसिन के बारे में पढ़ाता भी था. तो मुझे कॉलेज में, इस MBBS कॉलेज में, मुझे जानते थे कि ये मेडिसिन वाला लड़का और मेडिसिन ही लेगा. इनफैक्ट हुआ भी, मैंने पहले मेडिसिन लिया, लेकिन मेडिसिन शायद मुझे बहुत ज़्यादा रास आया नहीं. इसका शायद रीज़न ये रहा कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया था. तो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बाद में मुझे वो नहीं लगा. तो फिर मेरे को लगा कि अब क्या करें. तो फिर मैंने बाद में सर्जरी ले लिया. तो सर्जरी लेने का भी मुझे ये शायद था कि मुझे हमेशा लगता था कि एक चैलेंजिंग ब्रांच है. वहाँ पे आप कुछ ऐसा कर पाते हो जिससे कि आपका रिजल्ट एकदम से तुरंत शो होता है. जैसे आपने किसी का सर्जरी कर दिया तो पेशेंट ठीक हो जाता है. बट एट द सेम टाइम्स उसमें चैलेंजेस ये रहते हैं कि सर्जरी अगर सम टाइम खुदा न खास्ते कुछ रॉन्ग हुआ तो
मे बी सम प्रॉब्लम, पेशेंट आपके प्रॉब्लम में हो सकते हैं, साथ साथ आप भी कुछ प्रॉब्लम में हो सकते हो। तो समहाउ मुझे एक अंदर से एक अर्ज आया कि नहीं, मुझे सर्जरी करना चाहिए, देन आई टुक सर्जरी। जैसा कि आपने बताया कि आपको मेडिसिन में ज़्यादा दिलचस्पी थी, देन उसके बाद आपने चेंज किया, सर्जरी में आपने स्विच किया, तो आपको सर्जरी ऑप्ट करने में कोई डिफ़िकल्टीज हुई? क्योंकि आप मेडिसिन में आपको इंटरेस्ट था, फिर अपना दिल लगाना इसमें डिफ़िकल्ट होता है ना? हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि चूँकि मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि सर्जरी इज़ अ मोर चैलेंजिंग ब्रांच रादर देन मेडिसिन, तो मैंने ऐसे स्विच किया। तो शुरू में तो दिक्कत हुई क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली मेरी सर्जरी को लिया नहीं था। तो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जयपुर गया ऑल इंडिया एंट्रेंस के थ्रू, तो वहाँ शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट था फ्रॉम आवर MBBS स्कूल। तो शुरू में तो दिक्कत हुई, और एक बार तो ऐसी दिक्कत होगी कि मैंने सोच लिया था कि मैं छोड़ दूंगा इसको फिर से। और एक बार हुआ भी ऐसा, मैंने वार्ड में राउंड्स के समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, सीनियर ने कुछ बोल दिया, तो व्हाट आई डिड, मैंने बोला अब नहीं करूँगा मैंने अपना स्टेज वगैरह सब वहीं पे रख दिया और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई विल नॉट डू दिस कोर्स नाउ। तो बट समहाउ ऐसा हुआ कि उस दिन मुझे ऑफिस में मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिले, तो मेरे को उस दिन रुकना पड़ा। और शाम को फिर मेरे जो दूसरे सीनियर थे उन्होंने बुलाकर मुझे काफ़ी काउंसलिंग एंड काफ़ी समझाया बुझाया, मोटिवेट किया। फिर ये भी बोला कि ठीक है तुमको, उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे स्टेट PG में भी अच्छा रैंक था, तो फिर मैं सोचा मैं स्टेट में जाऊंगा, फिर दूसरी ब्रांच लूँगा, मैं ये करूँगा नहीं। तो लेकिन अच्छा हुआ कि उस दिन मेरे को उस जो हमारे सीनियर थे उन्होंने काफ़ी समझाया, उन्होंने हेल्प किया, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि ठीक है तुम्हारा जब स्टेट में जब काउंसलिंग होगा तब का तब देखेंगे, अभी टाइम है, तो आप 2 महीना यहाँ पे काम कर लो, क्या पता अच्छा लग जाए, एंड यू विल गेट द मनी ऑल्सो। से मंथली स्टाइपेंड मिलता था हम लोग को, कम ही मिलता था बट वो मिलता था। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कम से कम 2 महीना रहेंगे और पैसे ले लेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 2 महीने में फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उसमें इन्वॉल्व होते गया, जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग बढ़ती गई और लोगों ने, मेरे जो सीनियर्स ने काफ़ी अच्छी से हेल्प किया, तो मेरे को फिर अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैंने फिर सर्जरी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हाँ, अब मेरा जो नेक्स्ट फेज था लाइफ में प्रोफेशनली, वो था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उस समय जब हम लोग पढ़ते थे उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जस्ट आया ही था। मतलब आप ऐसा समझो कि मेरा उस समय इंडिया में मुश्किल से 2-3 साल ऐसा कुछ हुए होंगे लेप्रोस्कोपी किए हुए। पॉपुलर भी होना चालू हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थे। तो बट मुझे ये समझ में आया बाद में, तो हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेप्रोस्कोपी में ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाई। तो मैंने जो भी लेप्रोस्कोपी सीखा वो बाद में सीखा आफ्टर फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस एंड ड्यूरिंग अदर थिंग रेजिडेंसी एंड ऑल। बट लेप्रोस्कोपी के बारे में ये समझ में आ गया कि यही फ्यूचर है। क्यों ये फ्यूचर है, क्यों ये पॉपुलर है, इसके बारे में मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। बिकॉज क्या डिफरेंस है लेप्रोस्कोपी और ओपन में। लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी होती है वो ओपन सर्जरी से डिफरेंट इसलिए है कि उसमें हम लोग 2-3 छोटे छोटे होल बनाते हैं और उसी से सर्जरी कर लेते हैं रादर देन गिविंग अ बिग इंसिजन। तो जैसे मैंने बताया मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग तो उस समय थी नहीं, मेडिकल कॉलेज में लेप्रोस्कोप होते ही नहीं थे उस समय। तो फिर मैंने बाहर जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया, सीनियर रेजिडेंसी करना चालू किया, तो मैंने फिर उसको सीखा और जो करते थे उनके साथ में, उनके साथ सर्जरी करके, उनके साथ अटैच करके वैसे सीखा। फिर कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज कुछ वीक्स के या कुछ डेज के ऐसे होते थे उस ज़माने में, अभी भी होते हैं, बट अभी तो क्या है सभी कॉलेजेस में लेप्रोस्कोप होता ही होता है। तो एक करिकुलम में आ गया है कि जो PG करके आएगा वो लेप्रोस्कोपी भी सीख ही लेगा। फिर मैंने तो वैसे सीखा। फिर मैंने बाद में फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में, फिर वहाँ जाके मैंने एक फॉर्मल ट्रेनिंग उसका किया और उसके थ्रू फिर मैंने और भी ज़्यादा उसका एडवांसमेंट जो होती है उसकी नई टेक्निक्स के बारे में जो सब सारा सीखा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप मेडिकल फील्ड में अपडेट कैसे रहते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को अपडेट करते हैं? हाँ, मैं चूँकि क्या होता है जब हम फील्ड में आ जाते हैं तो हम प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए या कुछ और करने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ एक तो कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारे फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कुछ वर्कशॉप, कुछ कॉन्फ्रेंसेस या कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज होते रहते हैं।
तो उसमें कॉन्फ्रेंसेस हमेशा अटेंड करनी चाहिए, वहाँ पे आप हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। और कभी भी कोई कोर्सेज वगैरह करने से भी मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि अब मैं इतने सीनियर हो गया या मैं इतने साल मेरी प्रैक्टिस हो गई। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने आप को अपडेट करते हो। फिर कुछ हमारे एसोसिएशंस होते हैं, जैसे हमारे एक हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया है, फिर हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एसोसिएशंस हैं, IAGS बोलते हैं, एक अमासी करके, तो बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं। आप एसोसिएशन से जुड़ जाते हैं, फिर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है जिससे आप लर्न करते हो। और जैसे सीनियर होने के बाद मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के कभी सेक्रेटरी, कहीं प्रेसिडेंट भी रहा, तो हम उसके साथ साथ सीखते भी हैं। और जब हम अपने जो जूनियर्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, उनको सिखाते भी हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करते रहते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, हमारे दर्शकों को आपकी रियल लाइफ जो है और आप इन अ पर्सन भी जानने की दिलचस्पी है कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं और आपकी क्या हॉबीज़ हैं। हाँ, मतलब डॉक्टर की बहुत ज़्यादा हॉबी हो नहीं पाती है, सच देखा जाए तो मेरी हॉबी एक बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक जो मेन जो मेरा टाइम पास होता है अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल प्रोफेशनल थिंग, वो है मेरा म्यूज़िक मैं सुनना भी पसंद करता हूँ और गाना भी पसंद करता हूँ। जैसे कि हमारा एक म्यूज़िक ग्रुप है जिसमें हम लोग एवरी मंथ वी सिट टुगेदर और किसी थीम पे या किसी टॉपिक पर लेकर हम लोग कोई भी उस पर हम लोग सब लोग 1 by 1 गाना गाते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं। ऐसा नहीं कि गए और कुछ भी कैजुअली बोल दिया, कैजुअली गा दिया, ऐसा नहीं है। वी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया जाता है कि ये थीम है। तो एक हमारा एक ये है, ये करते हैं। इसके अलावा मेरा कोई बहुत ज़्यादा हॉबी नहीं है। थोड़ा रीडिंग वगैरह में ये भी कोशिश करता हूँ कि प्रोफेशनली भी मैं काफ़ी अपडेट रहूँ। तो आप फ्यूचर डॉक्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लेप्रोस्कोपी ऑप्ट करने वाले होंगे? देखो, लेप्रोस्कोपी, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लेप्रोस्कोपी कोई एक अब अलग ब्रांच नहीं है। लेप्रोस्कोपी इज़ अ टूल टू डू द सेम सर्जरी। लेप्रोस्कोपी को मैं भी यूज कर सकता हूँ। लेप्रोस्कोपी को जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, किडनी वाले डॉक्टर, वो कर सकते हैं। कैंसर के सर्जन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, गायनी वाले भी यूज कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी एक मशीन है या टेक्निक या टेक्नोलॉजी या टूल बोलो, जो कि हम किसी भी सर्जरी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई पर्टिकुलर ब्रांच है। इसी तरह से रोबोटिक सर्जरी कोई ब्रांच नहीं रहेगा। सर्जरी करने का तरीका है। तो अब जो भी सर्जन आज के डेट में निकलेगा, हमारे समय में थोड़ा सा अलग ये था कि उस समय जनरल सर्जन, लेप्रोसर्जन इसलिए बोलते थे कि लेप्रोसर्जन होते ही बहुत कम थे। अगर 100 ओपन सर्जन है, जनरल सर्जन हैं, तो 2, 4, 5 लेप्रोस्कोपी होते थे। अब मैंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ। तो उसमें क्या होगा कि जो सर्जन पास होकर निकलेंगे, यंग बच्चे निकलेंगे, वो लेप्रोस्कोपी उनको आता ही होगा और उनको करना ही होगा। तो ये कोई ब्रांच नहीं है, बट मैं एज अ सर्जन, या अगर आप पूछना चाहो कि भाई उनको क्या मैं मैसेज देना चाहूँगा, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा एज अ डॉक्टर या एज अ सीनियर मेडिकल वो, कि मेडिकल फील्ड में कुछ भी करें, एक तो उनका उसमें पैशन होना चाहिए, नंबर 1। ऐसा नहीं, ज़्यादातर मैंने आजकल देखा है, मैं रेडियोलॉजी लूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, या ईजी जॉब है, या कूल जॉब है, मैं ये लूँगा क्योंकि इसमें ये है। कर सकते हैं, बट मेरे नज़र में वो सही नहीं है। मेरे नज़र में वो सही है कि आपका पैशन क्या है, आपको किस, जैसे मैंने मेडिसिन छोड़कर सर्जरी लिया, बिकॉज वो मेरा कहीं ना अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे वो करना है। तो अगर आप किसी पैशन को जब कैरियर बनाते हो तो आप बल्कि और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो। तो एक मैं ये कहना चाहूँगा, और जो भी काम करें, जो भी फील्ड चुने, जब ट्रेनिंग अच्छे से लेके और अच्छे से एक्सपीरियंस गन करके फिर फील्ड में आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और तीसरी बात कि पेशेंट के साथ हमेशा आप ऑनेस्टली जो भी करो, आप ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली उनको बताओ, उनको। सो आपके फ्यूचर एंडीवर्स और अचीवमेंट्स क्या हैं? फ्यूचर मैंने बताया, जैसे मेरा फ्यूचर में भी 2 ही मेरा मेन प्रोजेक्ट है, रोबोटिक सर्जरी, जिसके लिए मैं काफ़ी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ और काफ़ी फेलोशिप वगैरह कर चुका हूँ, बहुत सारे कोर्सेज में ऑलरेडी कर चुका हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में 1 महीने 2 महीने में रोबोट आ भी जाएगा। तो एक मेरा फ्यूचर है, और लेजर सर्जरी भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये 2 चीज़ हमारे फ्यूचर में रहेंगे।
Okay. So thank you so much for joining us, Dr. Rajesh Sinha sir.